नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं सभी लोग कुशल मंगल होंगे और अपनी पढ़ाई को एक अच्छी रफ्तार से आगे बढ़ा रहे होंगे। दोस्तों सीटेट का जो हमने क्लास स्टार्ट किया हुआ है उसमें पर्यावरण सेक्शन में काफ़ी क्लासेस हो चुकी हैं। उसी पर्यावरण को लेकर के आज हम आपके सामने एक नई क्लास के साथ उपस्थित हुआ हूँ। दोस्तों, आप सभी का इस विंध्य पाठशाला के चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मैं अनंत सोनी आपके सामने पर्यावरण की क्लास को आगे बढ़ाने के लिए आया हूँ। आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं पर्यावरण की क्लास। दोस्तों, हमने आपके सामने एनसीईआरटी से कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को रखने का प्रयास किया है जो कि सीटेट के एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए देखते हैं। दोस्तों देखिए, एक चैप्टर है जिसका नाम है बीज बीज बीज। एनसीईआरटी में एक चैप्टर है जिसका नाम है बीज बीज बीज। अब जब चैप्टर का नाम बीज है तो इसका मतलब ये है कि अंदर बीजों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें बताई गई होंगी। तो उसी महत्वपूर्ण बातों को लेकर के कुछ क्वेश्चन बनते हैं सीटेट में। आइए देखिए कैसे बनते हैं। दोस्तों देखिए, बीजों में अंकुरण के लिए बीजों को हवा और पानी दोनों की आवश्यकता पड़ती है। सही बात है दोस्तों कि बीजों में अंकुरण के लिए उसमें उसको हवा भी चाहिए और उसको पानी भी चाहिए। हवा और पानी दोनों की आवश्यकता होती है बीजों को अंकुरित करने। नेक्स्ट है दोस्तों शिकारी पौधा। शिकारी पौधा नाम से ही लग रहा है, मतलब शिकार करते हैं। ये क्या करते हैं दोस्तों? शिकार करते हैं। किसका शिकार करते हैं आइए देखते हैं। कुछ ऐसे पौधे भी होते हैं जो चूहों, मेढकों, कीड़े मकोड़े का शिकार करते हैं। कुछ ऐसे पौधे हैं जो चूहों, मेढकों, कीड़े मकोड़ों का क्या करते हैं दोस्तों? शिकार करते हैं। इसलिए इनका नाम क्या है? शिकारी पौधा। बड़ा उत्सुकता होगी, ऐसे कौन से पौधे हैं जो कि कीड़े मकोड़ों को मार करके खाते हैं? असल में होता क्या है कि ये कीड़े मकोड़ों को खाने का एकमात्र इनका उद्देश्य होता है नाइट्रोजन की प्राप्ति। नाइट्रोजन से प्रोटीन का निर्माण होता है, इसलिए ये कीड़े मकोड़े को खाते हैं। लेकिन ऐसे पौधे हैं कौन? नेपेंथिस ये एक ऐसा पौधा दिया हुआ था इस चैप्टर में कि इसके बारे में कहा गया यह एक क्या है? सबसे ज्यादा मशहूर है जो कि शिकारी पौधा है। नेपेंथिस क्या है दोस्तों? एक ऐसा पौधा है जो कि शिकार करता है, जो मेढकों को, चूहों को, कीड़े मकोड़ों को खाता है। ऐसे और भी प्लांट हैं। एक है पीचर प्लांट, वो भी है घटपर्णी जिसको बोलते हैं। यह भी एक ऐसा पौधा है जो कि शिकार करता है। तो आपके सामने हमने रखा नेपेंथिस एक ऐसा मशहूर पौधा है जो शिकारी पौधा है, जो कीड़े मकोड़ों को खाता है। यह ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है दोस्तों, इंडोनेशिया में और भारत में पाया जाता है। इसका आकार कैसा होता है? लंबे घड़े जैसा होता है। लंबे घड़े जैसा होता है, घड़े जैसा होता है आकार। इसी में कोई कीड़े मकोड़े आ जाते हैं दोस्तों, उसको वो बंद करके उसमें से उसका शिकार कर लेता है और नाइट्रोजन उसको ले करके फिर उसको छोड़ देता है। तो ऐसे पौधे भी हैं जो कि शिकार करते हैं। तो ये इनका नाम क्या था दोस्तों? नेपेंथिस पौधा। अब आप देखेंगे एक ऐसी घटना हुई है, इस घटना से एक नई चीज का आविष्कार हुआ। ये घटना क्या हुई दोस्तों? इस घटना से एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज का आविष्कार हुआ है। तो हमारे लाइफ में अगर कोई चीज घटित होती है तो उसका कहीं ना कहीं कुछ उद्देश्य होता है। स्विट्जरलैंड की कहानी है। पहले ही टॉपिक हमने दे दिया है, स्विट्जरलैंड में वेल्फ्रो। अब ये है क्या? सभी लोग जानते हैं और आप सभी लोग भली भांति इससे परिचित हैं कि वेल्फ्रो है क्या। तो स्विट्जरलैंड में वेल्फ्रो, यह एक टॉपिक दिया हुआ है इसमें, एनसीईआरटी में दिया हुआ था इस चैप्टर में, और ये कई बार क्वेश्चन बनता भी है। घटना 1948 की है। घटना 1948 की है दोस्तों। क्या हुआ था? एक दिन जॉर्ज मिस्ट्रल, एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है जॉर्ज मिस्ट्रल, वो क्या कर रहे थे? अपने कुत्ते के साथ शहर से लौट रहे थे। अपने कुत्ते के साथ मॉर्निंग वॉक करने गए थे और वहां से वो लौट रहे थे। कौन? जॉर्ज मिस्ट्रल नाम का एक व्यक्ति है जो कि अपने कुत्ते के साथ सैर करके लौट रहा था। उन्होंने क्या पाया दोस्तों? उन्होंने पाया कि उनके और एक उनके साथ जो कुत्ता है, उन दोनों के
ऊपर एक बीज चिपक गया है। क्या चिपक गया है दोस्तों? एक बीज चिपक गया है। इन बीजों को माइक्रोस्कोप से देखने का प्रयास किया। कौन? जॉर्ज मिस्ट्रल ने बीजों को उठा करके देखने का प्रयास किया कि आखिर ये चिपक कैसे गए हमारे शरीर पर। अब तो क्या किया जॉर्ज मिस्ट्रल साहब ने? बीजों को क्या किया दोस्तों ने? इन्होंने बीजों को माइक्रोस्कोप से देखने का प्रयास किया कि आखिर क्या है इसके अंदर, क्योंकि है बीज था। अब बीज के चारों तरफ कुछ ऐसी चीज़ें थी जिसके कारण वो चिपक गया था। तो माइक्रोस्कोप से देखना चाहते थे। माइक्रोस्कोप से इमेज को थोड़ा सा बड़ा करके वो देख रहे थे कि आखिर इस बीज के चारों तरफ है क्या। तो बीजों में छोटे छोटे हुक दिखाई पड़े। कैसे? जैसे ऐसे ऐसे करके हुक थे, ऐसे हुक थे इनके, ये हुक, मतलब ये बीजों में हुक लगे थे ऐसे ऐसे करके। तो इन्होंने देखा कि बीजों में छोटे छोटे हुक थे। इसकी वजह से कपड़े के रेशे पर क्या हुआ है? यह बीज अटक गया था। किसकी वजह से? हुक की वजह से। इस बीज के चारों तरफ हुक लगे थे और उस हुक के वजह से यह कपड़ों पर फंस गया था। यह देखकर जॉर्ज मिस्ट्रल को एक आइडिया आया वेल्फ्रा बनाने का। क्या होता है वेल्फ्रा? दोस्तों वेल्फ्रा आप सभी लोग जानते हैं। ऐसा कोई नहीं होगा जो वेल्फ्रा से परिचित नहीं होगा। आपको याद है कभी कुछ ऐसी एक ऐसा चीज़ होता है जो कि अक्सर आप देखे होंगे, जोड़ने का काम करता है। चाहे वो आप बैग में देख लेंगे, चाहे वो पर्स में देख लेंगे, चाहे वो घड़ी पर देख लेंगे, चाहे वो आप अक्सर देखेंगे, वह चिपक जाता है और उसको जब हम ऐसे करते हैं तो चर्र चर्र करके आवाज़ आती है। आपको ये फील आता होगा। इससे दोनों सतह क्या होती हैं? चिपक जाती हैं। इससे दोनों सतह, दो सतह होती है, चिपक जाती हैं और खुलने पर चर्र चर्र की आवाज़ आती है। अक्सर हमारे कपड़े में, जूते में, बस्ते में इसका इस्तेमाल किया जाता है। आपने देखा होगा कि अक्सर हमारे कपड़ों में, जूतों में देखा होगा, बस्ते में चर चर करके आवाज़ आती है। तो देखिए दोस्तों, अगर किसी घटना को आप गौर से, अगर आपके साथ हो रहा है, उसको गौर से देखा जाए तो कहीं ना कहीं कुछ न कुछ उसके पीछे एक कारक, एक रीज़न छिपा होता है। दोस्तों अब बात करें कुछ बीज की आगे भी, तो एक बात कही गई थी इस चैप्टर में जो कि अक्सर हमने देखा हुआ है कि दक्षिण अमेरिका से मरचा और टमाटर, मतलब मरचा और टमाटर अगर हमारे भारत में आया है तो कहाँ से आया है? दक्षिण अमेरिका से। दक्षिण अमेरिका से हमारे भारत में क्या आया है दोस्तों? मिर्चा और टमाटर। वो भी दक्षिण अमेरिका में कहाँ से? मेनली पुर्तगाल से। पुर्तगाल से क्या आया है हमारे देश में? मरचा और टमाटर जो हम देख रहे हैं वो मेनली कहाँ का प्रोडक्ट है? वह है दक्षिण अमेरिका के पुर्तगाल का दोस्तों। और काफ़ी और भिंडी, ये जो चीज़ें हैं वो कहाँ से आई हैं? वो अफ्रीका से आई हैं। और दोस्तों गोभी और मटर जो अभी हम देख रहे हैं वह कहाँ से आई है? वह यूरोप का प्रोडक्ट है। यूरोप से आई है गोभी और मटर दोस्तों। अब है आपके पास पानी, जल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें, और ये अक्सर क्वेश्चन बनते हैं। इस महत्वपूर्ण, इससे तो क्वेश्चन बनने ही बनने हैं। कहाँ कहाँ क्वेश्चन बनेंगे हम आपको बताएंगे। क्या है दोस्तों? बूंद बूंद दरिया दरिया करके एक चैप्टर है। बूंद बूंद और दरिया दरिया करके एक चैप्टर है एनसीईआरटी में। उसी चैप्टर से बना हुआ है महत्वपूर्ण बातें। आपके सामने इतनी छोटी सी घटना को, इतनी छोटी सी टॉपिक को हम बताने जा रहे हैं, लेकिन है छोटा लेकिन बड़ा काम का चीज़ है। देखिए दोस्तों, राजस्थान की बात है। राजस्थान के जैसलमेर ज़िले में 650 साल पुराना तालाब है जिसे क्या कहा जाता है? घड़सी सर के नाम से जाना जाता है। घड़सी सर, घड़सी सर के नाम से जाना जाता है। कौन सा? 600 साल पुराना एक तालाब है जिसका नाम घड़सी सर है। अगर इसको तोड़ करके देखेंगे दोस्तों तो एक है घड़सी और एक है सर। घड़सी राजा है जिनके नाम पर तालाब पड़ा है और सर का मतलब तालाब होता है। सर का मतलब तालाब है दोस्तों। और यह राजा घड़सी ने लोगों के साथ मिलकर के बनवाया था, इसलिए इस तालाब का क्या नाम था? घड़सी सर। सर का मतलब तालाब और घड़सी राजा है। तो 650 साल पुराना तालाब आज भी आपको राजस्थान के जैसलमेर में मिलेगा। तो तालाब का महत्व इतना ज़्यादा है कि आप आगे देखेंगे कि
तालाब किस तरीके से विलुप्त हो गए, कुछ लोगों के मानवता से परिपूर्ण कार्यों के द्वारा फिर से तालाब को पुनरुद्धार किया गया, उसको फिर से जीवित किया गया और आज फिर से राजस्थान जैसा राज्य आज पानी से फिर से पानी के संकट से दूर हो चुका है। दोस्तों हुआ है क्या कि यह तालाब घड़सीसर के नाम से जाना जाता है और बनवाया कौन? राजा घड़सी ने। अब क्या है, मीलों तक फैले इस घड़सीसर में बारिश का पानी इकट्ठा होता है और यह तालाब इस तरह बनवाया गया था दोस्तों कि जब पानी से यह भर जाता था, देखिए इसके पढ़ने का क्या महत्व है कि इस तालाब की डिजाइन, यह तालाब इसलिए मतलब यह तालाब इसलिए महत्वपूर्ण है। देखिए हुआ क्या है, यह तालाब इस तरह बनवाया गया था कि जब पानी से यह भर जाता तब बाकी पानी बहकर नीचे बने हुए तालाब में चले जाते हैं। इस तरह 9 तालाब एक दूसरे से जुड़े थे और पूरा साल पानी का कोई परेशानी नहीं होती थी। पर आज घड़सीसर उजड़ गया है। पर आज दुख की बात यह है, आज घड़सीसर उजड़ गया है। इसलिए यह चैप्टर में दिया गया था कि यह जो तालाब अगर बनाया गया था तो किस उद्देश्य से बनाया गया था कि इस तालाब के नीचे 9 छोटे छोटे तालाब थे। यह तालाब जब पानी से भर जाता था तो इसका पानी बह करके बाकी जो छोटे छोटे 9 तालाब थे उसमें चले जाते थे। मतलब पानी से कोई भी समस्या हो ही नहीं सकती, पानी से कोई भी दिक्कत हो ही नहीं सकता। इतना पर्याप्त पानी इकट्ठा हो जाता था, इतना पर्याप्त पानी इकट्ठा हो जाता था। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि आज घड़सीसर उजड़ गया है और बाकी जो 9 तालाब थे वो क्या हो गए हैं, उसके जगह पर मकान बन गए हैं, उसके जगह पर मकान बन गए हैं, कॉलोनियाँ बन गई हैं और ये 9 तालाब की कहानी भी ख़त्म हो चुकी है। ये दुर्भाग्य है, राजस्थान जैसे राज्य में इस तरीके से कार्य किया गया था। फिलहाल हमारा दुर्भाग्य घड़सीसर उजड़ गया है और उससे जुड़े 9 तालाब भी ख़त्म हो चुके हैं। अब इतनी बात इसमें कही गई। नेक्स्ट है दोस्तों अलबरूनी। अलबरूनी से संबंधित एक क्वेश्चन बनते हैं कि अलबरूनी कहाँ का निवासी है। तो दोस्तों जिस देश से भारत आए थे अलबरूनी यहाँ के तो थे नहीं, ये विदेशी थे, ये हमारे मेहमान थे। तो ये कहाँ से आए थे, या जिस देश से भारत आए थे उसका नाम आज क्या है, उज्बेकिस्तान है। देखिए कंफ्यूज नहीं होना है, ऑप्शन में उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान ये सभी देगा कंफ्यूज करने के लिए। लेकिन आपको अलबरूनी उज्बेकिस्तान से आए थे भारत, ये याद रखना है। यह क्वेश्चन बना है, इसीलिए हम आपसे कह रहे थे कि आपको हम बताएंगे कहाँ से क्वेश्चन बने हुए हैं। तो अलबरूनी जिस देश से भारत आए थे आजकल उसे क्या कहा जाता है, उज्बेकिस्तान के नाम से जाना जाता है। उन्होंने उस समय के तालाबों के बारे में लिखा है कि बहुत बड़े बड़े भारी पत्थरों के, लोहे के कुंडों और सरियों से जोड़ करके तालाब के चारों तरफ चबूतरे बनाए जाते थे। यहाँ भीड़ लगने से कोई परेशानी नहीं होती थी। यह सब अलबरूनी ने अपनी किताब में लिखा हुआ है और अलबरूनी की किताब से पता लगता है कि उस समय किस प्रकार से चबूतरे बने थे तालाब के चारों तरफ, कुएं की चारों तरफ किस प्रकार से चबूतरे बने थे, किस प्रकार से लोग वहां पर तालाबों का उपयोग किया करते थे, किस प्रकार से वहां का जो जीवन था, वहां की जो लाइफ स्टाइल थी राजस्थान जैसे इलाकों में या अलबरूनी जहां जहां जाकर के देखा तालाब और कुएं से भरा हुआ वह गांव, जिस प्रकार से पानी से किसी भी प्रकार से दिक्कतें हो ही नहीं सकती थी, इसका वर्णन इन्होंने अपनी किताबों में किया है। इसलिए उनकी किताबों से यह पता चलता है कि उस समय की क्या स्थिति थी। उज्बेकिस्तान से आए लेकिन उन्होंने भारत में तालाबों से संबंधित काफ़ी कुछ लिखा हुआ था और यह लिखा हुआ था कि बहुत बड़े बड़े भारी पत्थरों के, लोहे के कुंडे और सरियों से जोड़ करके तालाब के चारों तरफ चबूतरे बनाए जाते थे। लेकिन भीड़ तो बहुत लगती थी, पानी की आवश्यकता किसको नहीं है, लेकिन परेशानी किसी को नहीं हुआ करते थे। इस तरीके से वहाँ के उस समय के राजा महाराजा तालाबों के चारों तरफ का मैनेजमेंट किया करते थे कि लोगों को किसी भी प्रकार से परेशानी न हो। दोस्तों
कोई परेशानी नहीं होती थी। यह सब अल-बरूनी ने अपनी किताब से, अल-बरूनी की किताब से पता चलता है। दोस्तों अब उत्तराखंड की बात करें। उत्तराखंड में एक तथ्य लिखा हुआ था कि उत्तराखंड से संबंधित एक चीज़ें बताई गई हैं कि पानी से जुड़े हुए कई रिवाज, कई त्यौहार और कई जश्न होते हैं। अक्सर आपने देखा हुआ है पानी से जुड़े हुए कई रिवाज हैं, कई जश्न मनाए जाते हैं और पानी से जुड़े हुए कई त्यौहार भी हैं। राज्य में, उत्तराखंड राज्य में पानी से जुड़ी एक रिवाज है कि जब कोई नई दुल्हन, उत्तराखंड राज्य में क्या है दोस्तों, एक रिवाज है, जब कोई नई दुल्हन घर के, जब कोई नई दुल्हन घर आती है तो वो झरने या तालाब पर जाकर के सिर झुकाती है। वह झरने या तालाब के पास जाकर के सिर झुकाती है। एक रिवाज है यह, एक पानी को, तालाब को, कुएं को, झरने को महत्व देने का एक रिवाज है कि दुल्हन का जब आना होता है, नई दुल्हन का, तो उसको तालाब या झरने के पास ले जाकर के वह उस तालाब के सामने अपना सिर झुकाती है। अब आजकल शहरों में रिवाज का मज़ेदार रूप दिखता है। अब तो शहरों में भाई तालाब की स्थिति आप जान ही रहे हैं, शहरों में क्या हो चुकी है, तालाब तो है ही नहीं है और झरने भी बहुत ही थोड़े बहुत बचे हुए हैं। तो तालाब की स्थिति कम होने के कारण, झरने भी बहुत ही कम मात्रा में होने के कारण अब क्या होता है, एक मज़ेदार रूप दिखाई पड़ता है। कहाँ? शहरों में। गांव में तो थोड़ा बहुत अभी भी चल रहा है यह प्रचलन, लेकिन शहरों में बड़ा नया, मतलब प्रचलन तो है, रिवाज तो है, लेकिन बड़ा मज़ेदार रूप दिखता है। होता क्या है कि भाई दुल्हन आई घर में, अब झरना नहीं है, तालाब नहीं है चारों तरफ, भाई शहर है, तो ये सब चीज़ का अभाव होता है अक्सर। तो वहाँ पर क्या करते हैं, घर में नल का पानी आ रहा है, नल के पानी के पास जाकर के सिर झुका लेती है, वहीं पर जाकर के पूजा पाठ जो भी करना होता है नई दुल्हन कर लेती है। तो क्या दिखा गया है कि एक मज़ेदार रूप दिखता है कि दुल्हन घर के पास ही किसी नल के पास जाकर के पूजा कर लेती है, वहीं पर सिर झुका लेती है और उसका यह जो तालाब वाला रिवाज है वह यहाँ पर पूरा हो जाता है। शहरों की यह स्थिति है, बड़ी मज़ेदार स्थिति दिखाई पड़ती है। अब देखिए दोस्तों, एक बात कही गई है और यह बहुत महत्वपूर्ण बात है। इसमें से एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एक तथ्य निकलने वाला है जो कि सीटेट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए क्या है, 1986 में जब जोधपुर और उसके आसपास के इलाके में सूखा पड़ा था, सन 1986 की बात है, जोधपुर और उसके आसपास के इलाके में जब सूखा पड़ा था, तब भूली बिसरी बावड़ियाँ। अब बावड़ी क्या होती है दोस्तों? बावड़ी एक ऐसा जगह होता है जहाँ पर हम खुद जा कर के पानी, मतलब सीढ़ीदार कुआं, आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, सीढ़ीदार कुआं होता है जहाँ हम खुद जा कर के पानी लेते हैं। पानी को खींचा नहीं जाता, हमें खुद जाना पड़ता है पानी के पास, तो यह है बावड़ी। तो जब सूखा पड़ गया था जोधपुर के आसपास और जोधपुर जैसे इलाके में 1986 में, तो जो बावड़ियाँ थीं, जो उस समय की बावड़ी थी, तो हुआ क्या था कि सूखा पड़ा था, तो भूली बिसरी, जो जिनका कोई इज्जत नहीं है, जो ऐसे ही पड़ी हुई हैं, किसी प्रकार से उसमें कूड़ा है, करकट फेंका जा रहा है, गंदगी पड़ी हुई है उसमें, वो सब बावड़ियों को याद किया गया। देखिए, भूली बिसरी बावड़ियों को एक बार फिर से याद किया गया। कब? 1986 की घटना है। अच्छा, मोहल्ले के लोग मिलकर के बावड़ी में क्या किए थे? कूड़ा निकाले। क्यों? बावड़ी से कूड़ा निकालना प्रयास किए, क्योंकि वो जान रहे थे कि बावड़ी उनके लिए कितना महत्व है। किसी भी इमरजेंसी की स्थिति में उनके लिए बावड़ी कितना महत्वपूर्ण स्थान रखती है। तो उन्होंने क्या किया, बावड़ी में से कूड़ा निकालने का प्रयास किया। और कितना कूड़ा? 200 ट्रक, 1-2 ट्रक नहीं, 200 ट्रक कूड़ा बावड़ियों से निकाल करके बावड़ी को फिर से जीवित किया, बावड़ी को फिर से जीवित किया। तो वहाँ के लोग मिल करके दोस्तों 200 ट्रक से भी ज़्यादा कूड़ा निकाला और बावड़ी ने फिर से प्यासा शहर को पानी पिला करके फिर से आबाद कर दिया। कुछ साल बाद जब बारिश हुआ तो बावड़ियाँ फिर से क्या हुआ, पानी से भर गई और पानी की परेशानी खत्म हो गई। तो किस प्रकार से जब ज़रूरत पड़ता है मनुष्य को, फिर से वह खराब पड़ी चीज़ों को, निरर्थक पड़ी चीज़ों को, जो उसको लगता है कोई कार्य, उसका कोई काम नहीं है हमारे जीवन, फिर से उसको याद करता है। और वही निरर्थक और वही खराब जिसको वह समझता है, वह आज फिर से उसी शहर को पानी से,
पानी की परेशानी से मुक्त कर दिया। बावड़ी दोस्तों एक बहुत ही महत्वपूर्ण संघ बनाया गया, तरुण भारत संघ राजस्थान में, जिसका जिक्र कई बार क्वेश्चन सीटेट में किया गया है। यह तरुण भारत संघ यह इतना महत्वपूर्ण संघ है, पानी से संबंधित कार्य करता है। पानी से जुड़ी कोई भी दिक्कतें हों, या तालाब का निर्माण करना हो, या बावड़ी का निर्माण करना हो, कुएं का निर्माण करना हो, तो यह तरुण भारत संघ के लोग मिलकर के चंदों के द्वारा, यह एक चंदा के द्वारा, मतलब एक समझ लीजिए एक प्रकार का एनजीओ है। यह अपने खुद के लोगों के द्वारा, मेहनत के द्वारा यह स्वयं तालाब का निर्माण करते हैं, कुएं की व्यवस्था करते हैं, मतलब पानी से संबंधित जो भी कार्य है, पानी का इंतजाम से जुड़ी यह संस्था है, ताकि पानी की कोई दिक्कतें न हो, इसके लिए यह तरुण भारत संघ कटिबद्ध है। दड़की माई नाम की एक बूढ़ी माँ है, दड़की माई, राजस्थान के अलवर जिले में इनका एक छोटा सा गांव में इनका निवास स्थान है। यह दड़की माई ने तरुण भारत संघ के लोगों से मिल करके अपने गांव में तालाब का निर्माण करवाया था। तो दड़की माई राजस्थान के अलवर जिले के एक गांव में रहती हैं। इन्होंने तरुण भारत संघ के कुछ के साथ मिल करके अपने गांव में तालाब का निर्माण करवाया। तो तरुण भारत संघ किससे संबंधित है? पानी से संबंधित है। संघ के लोग पानी की समस्याओं को दूर करने के लिए हमेशा प्रयास करते रहते हैं। तो दोस्तों आपने देखा किस प्रकार से हमने आपके सामने सीटेट से संबंधित महत्वपूर्ण एक नई क्लास को आपके सामने रखा। अगर आपको लगा होगा कि यह आपके लिए सीटेट में बहुत महत्वपूर्ण साबित हो रहा है, तो आप प्लीज़ चैनल को अधिक से अधिक लोगों तक, अपने दोस्तों तक शेयर करिएगा। अगर आपको अच्छा लगा होगा आज का यह टॉपिक, तो आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों एक नई क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।